कुछ समय पहले जब अनजान गांव वालों को ये बात पता नहीं थी कि बाथरूम जैसा भी कुछ होता है, तब लोग गांव की नदी में ही नहाया करते थे। महिलाएं सुबह सूरज निकलने से पहले ही नहा लेती थी और पुरुष कभी भी डुबकी लगा लेते थे। गर्मियों में तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन बारिश और सर्दियों के मौसम में महिलाओं को बहुत दिक्कत होती थी। आप इस गांव के मुखिया हो, कुछ सोचो और कुछ तो करो। मुझसे इतनी ठंड में पानी नहाना नहीं होगा। मैं तालाब के आसपास कुछ दूरी पर कुछ पहरेदारों को रख देता हूँ। ऐसी वहाँ पर कोई भी नहीं आ पाएंगे और तुम्हें धूप में थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। सुरेखा को अपने पति सुंदरलाल की ये बात अच्छी लगती है और वो जाकर बाकी की महिलाओं को भी ये बात बता देती है। सब इस बात से खुश होते हैं और कुछ दिनों तक सब अच्छे से चलते हैं। फिर कुछ दिनों बाद सुंदरलाल का भाई दलिया शहर से आता है। दलिया एक नंबर का बेवकूफ है। उसे किसी बात की ना अकल है ना समझ है। इसलिए जब उसे ये बात पता चलती है, तब तालाब की ओर चल पड़ता है। लेकिन रास्ते पर उसे पहरेदार रोक लेते हैं। ठहर जाओ दालिया, तुम इस वक्त तालाब के आसपास भी नहीं जा सकते हो। 1 घंटे बाद आ जाना, तब कहीं पर भी जा सकते हो। 1 घंटे बाद जाना हो तो अब क्यों आता रे? हट जा मेरे रास्ते से। मैं इस गांव के मुखिया का भाई हूँ। अगर खुद मुखिया भी इस वक्त आकर यहाँ से 1 कदम और आगे जाने की बात करेंगे तो मैं उन्हें भी धक्के मार के भगा दूंगा यहाँ से। तुम तो सिर्फ भाई हो, इसीलिए चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ऐसे कहकर पहरेदार थोड़ी ऊंची आवाज से बात करते ही दलिया वहाँ से चुपचाप चला जाता है और सीधे अपने भाई के पास जाकर पहरेदार के बारे में गलत बातें बताता है। तब सुंदरलाल अपने भाई से पहरेदार को वहाँ से आगे गुजरने वालों को रोकने के लिए कुछ भी कहने का और करने का पूरा हक है। उसने मेरे या तुम्हारे बारे में ऐसी गलत बातें अगर की भी हो तो उसके पीछे कोई वजह होगी। तुम फिर कभी पहरा देते वक्त उसके आसपास मत जाना। ऐसे कहते हुए सुंदरलाल अपने भाई को ही समझाता है, लेकिन दलिया सुनकर सुधारने वाले में से बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए अगले दिन दलिया गांव में एक और अपने ही जैसे को पकड़कर पहरेदार को उसकी बातों में व्यस्त रखने को कहता है। वो मूर्ख भी दलिया की बात मान लेता है और पहरेदार को अपनी बातों में व्यस्त रखता है। यही सही मौका है, जल्दी से उस पार चले जाता हूँ। ऐसे कहते हुए दलिया नदी के पास चला जाता है। तभी घर लौट रही सुरेखा और बाकी की महिलाएं उसे देख लेते हैं। दलिया, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पहरेदार ने रोका नहीं था क्या? बहुत सालों बाद गांव आया हूँ भाभी जी। गांव की खूबसूरती देखने के लिए चला आया हूँ। लेकिन आप सब तो वापस जा रहे हो। बदतमीज, शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो, वो भी अपनी भाभी के सामने? हम बेशर्म लोग हैं जी। आप सब भी हमारी तरफ आ जाओ तो आनंद आ जाएगा। दलिया उन सब से ऐसे बदतमीजी कर ही रहा था कि वो पहरेदार उस गांव वाले की अच्छी पिटाई करके उसे तालाब के पास खींच कर आता है और सुरेखा और बाकी महिलाओं से माफी मांगता है।
ठीक से पहरा ना दे पाने की वजह से। तुम माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत करो। हम सबकी किस्मत अच्छी है जो तुम हम सबकी रक्षा करते हो। तुम एक बहुत ही अच्छे पहरेदार हो और एक अच्छे पहरेदार की तरह इसे भी सबक सिखाओ। उसके बाद पहरेदार दलिया की भी खूब पिटाई करता है और सारे गांव में ये बात बताता है ताकि आगे से फिर कोई ऐसी हरकत करने की सोचे भी नहीं। तब से गांव की महिलाएं और भी सुरक्षित महसूस करते हैं। मुखिया बाई हो या खुद मुखिया या कोई भी गांव वाला, सबके लिए एक ही सजा है। लालपुर गांव में जानकी नाम की एक गरीब माँ रहती थी। जानकी के 3 बच्चे हैं। उसके पति रोड एक्सीडेंट में मरे गए थे, इसीलिए तब से जानकी अकेले ही अपने 3 बच्चों को संभाल रही है। सुनीता बेटा, मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। खाना वहीं पर रखा हुआ है, जब भूख लगे तो तब खा लो और अपने भाई और बहनों को भी खिला देना, ठीक है ना? ठीक है माँ, जल्दी आना। जब छोटू रोता है तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता है। मैं कोशिश करूंगी बेटा। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। जानकी के पास एक रेडी है। उस रेडी पर जानकी गली गली घूमकर पुराना सामान इकट्ठा करती है और कबाड़ी वाले को बेच देती है। जो कमाई होती है उसी से घर चलाती रहती है। पुराने सामान के बदले पैसे ले लो माँ जी, पुराने बर्तन देकर पैसे ले लो। सुनो, इधर आओ, मेरे पास कुछ पुराने बर्तन हैं। ऐसे वो महिला कुछ ज्यादा ही पुराने बर्तन देती है। जानकी ज्यादा लालच किए बिना वो खरीदकर सीधे घर चली जाती है। उसे इतनी जल्दी घर में देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। माँ, आप तो सच में बहुत जल्दी आ गई। हाँ बेटा, मैं सिर्फ सामान खरीद कर आ गई हूँ। शाम को जाऊंगी कबाड़ी वाले को बेचने के लिए। ऐसे कहते हुए जानकी अपने दोनों छोटे बच्चों को खाना खिला रही थी और उसकी बेटी बाहर रेडी के पास जाकर उन पुराने बर्तनों को पत्थर पर घिसते हुए अजीब सा खेल खेल रही थी। शोर सुनकर जानकी बाहर जाकर सुनीता को शोर बंद करने के लिए कहती है, लेकिन तभी जानकी को उन पुराने बर्तनों के बीच में एक आधा नया बर्तन नजर आता है। उसे देखकर जानकी, कैसे अजीब बर्तन है, आधा नया और आधा पुराना। मैंने इसे खरीदते वक्त तो नहीं देखा था। माँ, मैंने इस बर्तन को नया किया है। पत्थर पर रगड़ने से ये ऐसा नया हो गया है। वो बात सुनकर और उस पत्थर को देखकर जानकी के मन में एक ख्याल आता है। उसके बाद जानकी उन पुराने बर्तनों को कबाड़ी के पास बेचने के लिए लेकर जाने के बजाय ऐसे ही कड़ी धूप में बैठकर एक एक बर्तन को पत्थर पर घिसते हुए बर्तनों को चमकाकर उन्हें नया बनाकर पुराने बर्तन के बदले नए बर्तन बेचती लगती है। लेकिन ऐसे करने पर किसी दिन कमाई हो रही थी तो किसी दिन नहीं हो रही थी। माँ, आप क्यों नहीं खा रही हो? आओ ना, आप भी थोड़ा सा खाना खा लो। नहीं बेटा, आज बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई है। इतना सा ही खाना है, तुम खा लो। जिस दिन कमाई नहीं होती है
उस दिन जानकी घर की परिस्थिति यही होती है। जानकी को वो कबाड़ी वाला मिलता है जिसके पास वो पहले पुराने बर्तन के बदले पैसे लेती है। जानकी, सुना है कि तुम पुराने बर्तन को बड़ी मेहनत से नई में बदलकर बेच रही हो। सच में मैं तुम्हारे इस काम की कदर करता हूँ, लेकिन खरीदने वाले नहीं करते हैं। उन्हें पता है क्या नया और क्या पुराना। इसीलिए शहर से कुछ नए बर्तन खरीदकर ऐसे ही व्यापार करके देखो। ऐसे कहते हुए वो कबाड़ी की दुकान वाला वहां से चला जाता है। जानकी भी थोड़े से पैसे इकट्ठा करके शहर से कुछ नए बर्तन खरीदकर वैसे ही व्यापार करती है और हर रोज उसकी थोड़ी बहुत कमाई होने लगी थी। ऐसे थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक दिन जानकी रेडी पर बर्तन खरीदने के बजाय एक छोटी सी दुकान लगाती है। ऐसे ही वो अपना व्यापार भी कर रही थी और बच्चों का ख्याल भी रख रही थी। शुक्रिया भैया जी, ये सब आपके ही सुझाव की वजह से मुमकिन हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सबको खुशी रहने का हक है।